ओके, नाउ हम डिस्कस करेंगे इन सीटू एंड एक्स सीटू कंजर्वेशन मेथड की। इन सीटू क्या है, एक्स सीटू क्या है, और ये क्या कंजर्व कर रहा है? बायोडाइवर्सिटी का कंजर्वेशन होगा। एक ऐसा कंजर्वेशन होगा जो ऑन साइट कंजर्वेशन होगा कि जहाँ पे नेचुरली वो पर्टिकुलर स्पीशी या ऑर्गेनिज्म पाया जाता है वहीं पर उसको कंजर्व करेंगे, दैट इज़ इन सीटू कंजर्वेशन। तो ये क्या हो गया? ऑन साइट कंजर्वेशन। और अगर हम उसको जहाँ उसकी नेचुरल हैबिटाट है उससे बाहर ले जाके कहीं और कंजर्व करते हैं, यानी कि ऑफ साइट कंजर्वेशन करते हैं, तो वो एक्स सीटू कंजर्वेशन हो जाएगा। तो अब हमें क्या दिख रहा है कि जो ऑन साइट कंजर्वेशन है उसमें प्रोटेक्टेड एरियाज़ आते हैं, जैसे नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, बायोस्फीयर रिजर्व, सेक्रेड फॉरेस्ट एंड लेक्स आती हैं, जिसमें ट्राइबल एरियाज़ वाले लोग रहते हैं, एंड थर्ड हॉटस्पॉट आती है। अब इन सीटू कंजर्वेशन से स्टार्ट करते हैं। तो इसमें क्या रहा है? कंजर्वेशन ऑफ स्पीशीज़ इन देयर नेचुरल हैबिटाट वेयर दे हैव इवॉल्व्ड एंड कंटिन्यू टू एग्जिस्ट। It ensures the protection of entire ecosystem and biodiversity including flora and fauna। तो ऐसा नहीं है कि हम यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ फोना को ही करेंगे, एनिमल्स को ही करेंगे। अगर आप इन सीटू कंजर्वेशन कर रहे हैं तो आप फ्लोरा को भी कंजर्व करते हैं। तो इसकी वजह से क्या होगा कि जो नेचुरल हैबिटाट होगा वो भी मेंटेन रहेगा, वो भी कंजर्व रहेगा। स्पीशीज़ कंटिन्यू टू इंटरैक्ट विद देयर एनवायरनमेंट, प्रमोट नेचुरल सेलेक्शन एंड जेनेटिक डाइवर्सिटी एंड हेल्प इन कंजर्विंग बोथ कॉमन एंड रेयर स्पीशीज़। भाई उस एरिया के अंदर जितनी भी स्पीशीज़ आएगी आप सब कर सकते हो। वो नेचुरल एरिया जो उनका एग्जिस्ट कर रहा है वहाँ भी आप कर सकते हैं। वहाँ पे उनका नेचुरल सिलेक्शन जो हो रहा है, जो जेनेटिक डाइवर्सिटी वो शो करेंगे, वो सब कंटिन्यू टू एग्जिस्ट रहेगी। नाउ नेक्स्ट यहाँ पे हम कंटिन्यू देख सकते हैं। तो इन सीटू कंजर्वेशन इज बीइंग डन बाय डिक्लेयरिंग एरिया एज प्रोटेक्टेड एरिया। तो जो भी एरिया इन सीटू कंजर्वेशन में आएंगे उनको हम प्रोटेक्टेड एरिया कहते हैं। अब लेट्स स्टार्ट। प्रोटेक्टेड एरिया के अंदर तीन चीज़ें आएंगी: नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और बायोस्फीयर रिजर्व। ये जो प्रोटेक्टेड एरिया है ये इसको बनाना, तो ये वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के अंदर आता है। अब नेशनल पार्क क्या होते हैं? लेट्स इमेजिन नेशनल पार्क जो होते हैं ये ऐसा होता है जहाँ पर जो नेशनल पार्क होते हैं यहाँ पर एक पर्टिकुलर एनिमल को, नॉट अ स्पीशी बट अ पर्टिकुलर एनिमल के लिए किया जाता है। सो द एम्फसाइज इज़ ऑन प्रिजर्वेशन ऑफ पर्टिकुलर, जैसे टाइगर हो गया, लायन हो गया, एलिफेंट हो गया, हंगुल हो गया, क्रोकोडाइल हो गया। तो एक पर्टिकुलर के लिए आप जो कंजर्वेशन है उसमें एम्फसाइज करोगे। इट इज़ एन एरिया रिजर्व फॉर बेटरमेंट ऑफ वाइल्ड लाइफ वेयर फॉरेस्ट्री, ग्रेजिंग और कल्टिवेशन प्रोहिबिटेड है। तो यहाँ पर आप ना फॉरेस्ट्री कर सकते हो, आप ग्रेजिंग भी नहीं कर सकते, कल्टिवेशन कुछ नहीं कर सकते। सोलली एंड सोलली ये कंजर्वेशन के लिए ही होता है, इसीलिए यहाँ नो ह्यूमन इंटरफेरेंस होता है। प्राइवेट ओनरशिप भी इसमें अलाउड। नेक्स्ट क्या है? बाउंड्री डिटरमाइन की जाती है लेजिस्लेचर के थ्रू, जो तो सब में की जाएगी। रिसर्च एंड साइंटिफिक मैनेजमेंट यहाँ लैकिंग है, क्योंकि यहाँ पे कोई ह्यूमन इंटरफेरेंस ही नहीं है, सिर्फ सोलली कंजर्वेशन के लिए, तो यहाँ पर इतना देखने को ही नहीं मिलता ये। एंड टूरिज्म सेलेक्टेड एरिया के अंदर ही आ सकते हैं, वो भी स्ट्रिक्ट रेगुलेशन के साथ। अब अभी 106 नेशनल पार्क है इंडिया में। अगर हम बात करें, सबसे पहला नेशनल पार्क जो था वो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क था, जो उत्तराखंड के अंदर है, और ये टाइगर के लिए था। 1936 में ये इस्टेब्लिश हुआ था। देन दे आर वेरी फेमस, जैसे रणथंभौर नेशनल पार्क जो राजस्थान में है, यहाँ टाइगर प्रिजर्व किया जाता है। इस पार्क के अंदर एक फोर्ट है, तो फोर्ट भी प्रिजर्व हो गया। काजीरंगा नेशनल पार्क जो असम में है, ये वन हॉर्न राइनोसॉर्स के लिए होता है। पेरियार नेशनल पार्क जो केरला में है, ये एलिफेंट के लिए है। गिर नेशनल पार्क गुजरात में एशियाटिक लायंस का ओनली होम। अब आती है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ये भी प्रोटेक्टेड एरिया है विच इज़ रिजर्व फॉर द कंजर्वेशन ऑफ ओनली एनिमल्स। तो यहाँ पर आप अगेन सिर्फ एनिमल्स को ही कंजर्व कर रहे हो, ठीक है। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे आप फ्लोरा को कर रहे हो। फिर जनरली स्पीशीज़ ओरिएंटेड होता है ये, ऐसा नहीं कि आप पर्टिकुलर एक एनिमल, वाइल्ड एनिमल को करोगे, बट स्पीशीज़ ओरिएंटेड होता है, ठीक है। जैसे ग्रेट इंडियन बस्टर्ड है, तो आपने ये स्पीशी उठा ली। फिर बाउंड्रीज ऑफ सेंचुरीज डिफाइन नहीं होती लेजिस्लेचर के थ्रू। नेशनल पार्क डिफाइन थी बट यहाँ डिफाइन नहीं है। अब आप कोई बाउंड्री ही डिफाइन नहीं करोगे तो आराम से ह्यूमन एक्टिविटीज़ होगी। हार्वेस्टिंग ऑफ टिम्बर भी होता है, ग्रेजिंग भी होती है, माइनर फॉरेस्ट प्रोडक्ट लेना भी अलाउड होता है।
प्राइवेट ओनरशिप भी यहाँ पे अलाउड होती है एज लॉन्ग एज आप इंटरफेरेंस नहीं कर रहे हो वेलबींग ऑफ एनिमल्स के साथ। टूरिस्ट एक्टिविटी यहाँ अलाउड होती है और ये लेस रिस्ट्रिक्टेड है नेशनल पार्क से, क्योंकि यहाँ ह्यूमन इंटरफेरेंस भी है और यहाँ पर कोई बाउंड्री भी एज डिफाइन नहीं है। 573 वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है दैट यू कैन सी राइट नाउ। सो बायोस्फीयर रिजर्व प्रोग्राम जो था ये यूनेस्को ने लॉन्च किया था 1971 में अंडर द नेम मैन एंड द बायोस्फीयर MAB प्रोग्राम। तो ये जो प्रोग्राम था ये हमारी 1971 में तो आ गया था, बट इंडिया में ये 1971 में ही इनिशिएट हो गया था और फर्स्ट बायोस्फीयर रिजर्व जो था वो 1979 में सेटअप हुआ था। और वो कौन सा था? नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व। ये सबसे पहला बायोस्फीयर रिजर्व था जो कहाँ पे प्रेजेंट है? आपके तमिलनाडु, केरला, कर्नाटका में है। अब बायोस्फीयर रिजर्व जो है ये लार्ज प्रोटेक्टेड एरिया होता है लैंड का, जो इस तरीके से डिज़ाइन किया जाता है कि यहाँ पे आप बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन तो कर ही रहे हो, उसके साथ रिसर्च भी होती है, रिसर्च मैनेजमेंट के लिए भी है, एजुकेशन के लिए भी है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए भी ये होता है। तो वेरी इंपॉर्टेंट। सो ये क्या, और साथ ही साथ ये कंजर्वेशन बैलेंस करता है विद द नीड्स ऑफ लोकल पीपल। ये लोकल पीपल को भी उसके अंदर ही लेता है। तो इसके 3 जोन होते हैं, कोर जोन, बफर जोन एंड ट्रांजिशन जोन। जो कोर जोन होता है ये इनर मोस्ट जोन होता है और यहाँ पे ह्यूमन एक्टिविटी बिल्कुल भी अलाउड नहीं होती। ये एकदम अनडिस्टर्ब्ड एरिया होता है, लीगली प्रोटेक्टेड होता है और यहाँ पे स्ट्रिक्ट प्रोटेक्शन की जाती है। फिर एक होता है ट्रांजिशन जोन। सबसे बाहर का जो रीजन है वो है ट्रांजिशन जोन। यहाँ फॉरेस्ट भी करो, ग्रेजिंग भी करो, ह्यूमन एक्टिविटी भी करो। इनफैक्ट यहाँ पे ह्यूमन सेटलमेंट होते हैं, लोग यहाँ रहते हैं, फिशिंग, एग्रीकल्चर सब करते हैं। तो ट्रांजिशन जोन में सब हो रहा है, कोर जोन में कुछ भी नहीं हो रहा। तो इसके बीच का जो जोन आता है वो होता है बफर जोन, जो कोर और ट्रांजिशन जोन के बीच का होता है। यहाँ पर आप कुछ रिसर्च और एजुकेशनल एक्टिविटी कर सकते हैं। इको टूरिज़्म यहाँ पर अलाउड होता है। सो फंक्शन क्या होगा? ये कंजर्वेशन कर रहा है, एंटायर इकोसिस्टम को प्रोटेक्ट कर रहा है, प्रमोट कर रहा है रिसर्च एजुकेशन को, ह्यूमन एक्टिविटी भी है, लोगों में अवेयरनेस भी आती है कि हमें भी सब कुछ करना है, सस्टेनेबिलिटी इसके अंदर ये दे रहा है। तो 12 बायोस्फीयर रिजर्व होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आता है सीक्रेट फॉरेस्ट। अभी तक आपने प्रोटेक्टेड एरिया की बात करी, अब यहाँ पे हमारा कोई रोल नहीं है, ये ऑलरेडी है सीक्रेट फॉरेस्ट एंड लेक्स। तो सीक्रेट फॉरेस्ट बोलो या सीक्रेट ग्रुप बोलो एंड लेक्स आर पैचेस ऑफ नेचुरल इकोसिस्टम। पैचेस मतलब पूरा एक सिस्टम नहीं है, बट एक डिफरेंट डिस्ट्रीब्यूटेड प्रेजेंट है ये। और जो लोकल कम्युनिटीज़ इनको प्रोटेक्ट करती है, अब उसका कुछ भी रीज़न हो सकता है, रिलीजियस, स्पिरिचुअल या कल्चरल रीज़न की वजह से वहाँ की लोकल कम्युनिटी ही इसको प्रोटेक्ट करती है और इसको इसकी नेचुरल स्टेट में एकदम रखा जाता है और कोई भी इनको डिस्टर्ब नहीं करता है बिकॉज ऑफ ट्रेडिशनल बिलीव्स और रिचुअल्स। तो एक कल्चरल हेरिटेज के पार्ट है। जैसे इंडिया के अंदर सीक्रेट फॉरेस्ट मेघालय में है, खासी और जैंतिया हिल का, खासी ट्राइब इन्हें देखती है। महाराष्ट्र में वेस्टर्न घाट है जिसको भिल और वर्ली ट्राइब्स देखती है। ऐसे सीक्रेट लेक्स होती है जैसे चिलिका, पुष्कर लेक। तो ये सब अपने हिसाब से होती है और यहाँ की लोकल कम्युनिटीज़ ही इनको देखती है। नेक्स्ट हॉटस्पॉट आपको दिख रहा होगा, 4 हॉटस्पॉट है इंडिया में। अब हॉटस्पॉट क्या होते हैं? जो बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट होते हैं ये ऐसे रीजन होते हैं जहाँ स्पीशीज़ डाइवर्सिटी तो खूब होती है बट ये एंडेमिक, और यहाँ पे एंडेमिक स्पीशीज़ जो होती है वो प्रेजेंट होती है, बट दे आर अंडर सिग्निफिकेंट थ्रेट ऑफ हैबिटाट लॉस। इसकी डेफिनेशन जो थी नॉर्मन मेयर ने दी थी 1988 में। उन्होंने कहा था कि एक बायोडाइवर्सिटी हैबिटाट वो होता है जहाँ पर 15,000 स्पीशीज़ जो है उससे 1500 स्पीशीज़ ऑफ वैस्कुलर प्लांट्स एस एंडेमिक होनी चाहिए, यानी कि ऐसी स्पीशीज़ जो और कहीं नहीं मिलनी चाहिए प्लांट्स की, एंड 70% ऑफ हैबिटाट लॉस हो चुका होना चाहिए उस जगह का। ऐसी जगह को आप हॉटस्पॉट कहोगे। तो अ हॉटस्पॉट इज़ एन एरिया विच फेसेस सीरियस थ्रेट फ्रॉम ह्यूमन एक्टिविटीज़ एंड सपोर्ट्स अ यूनिक बायोडाइवर्सिटी, क्योंकि यहाँ पे जो स्पीशीज़ हैं वो एंडेमिक होती है। तो 36 बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट है वर्ल्ड वाइड एंड ये अर्थ का 2.3% एरिया ही कवर करते हैं। 4 हॉटस्पॉट है इंडिया के अंदर जो इंडिया का 8% एरिया कवर करते हैं। हिमालयन है, देन जैसे हिमालयन के अंदर स्नो लेपर्ड है, फिर आपका इंडो बर्मा है, देन सुंदर लैंड है निकोबार ग्रुप का, एंड लास्ट है वेस्टर्न घाट। तो ये 4 इंडिया के हैं। तो इम्पॉर्टेंस क्या है? ये इकोसिस्टम बैलेंस करता है, सोर्स ऑफ मेडिसिनल प्लांट होता है,
ठीक है। अब नेक्स्ट आता है XC2। XC2 आपको नाम से दिख रहा है, इसमें क्या है कि हम जो उसकी नेचुरल हैबिटाट है उससे बाहर जाके उसको कंजर्व कर रहे हैं। तो कंजर्वेशन ऑफ जेनेटिक मटेरियल, स्पीशीज़ या एंटायर ऑर्गेनिज्म आउटसाइड देयर नेचुरल हैबिटाट अंडर ह्यूमन सुपरविजन। तो ये क्रिटिकली इंडेंजर्ड स्पीशीज़ के साथ किया जाता है कि यार अब तो बहुत ही कम बची है तो हम रिस्क नहीं ले सकते, दे कैन नॉट सर्वाइव इन वाइल्ड, तो प्रोटेक्ट स्पीशीज़ फ्रॉम एक्सटिंक्शन। तो इसमें क्या क्या आ जाता है, एक आता है सीड जीन बैंक। इसमें क्या करते हो आप, सीड को स्टोर करके रख लेते हो लो टेम्परेचर पे। तो मतलब जर्म प्लाज्म ऑफ प्लांट को आपने एक तरीके से स्टोर कर लिया है, इसकी वायबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है। एग्जांपल है NBPGR जो दिल्ली में प्रेजेंट है। ऐसे जीन बैंक होता है, इनको भी कोल्ड स्टोरेज करते हो। अब जीन क्या है, मतलब DNA आप स्टोर करके रखते हो, पोलन आप स्टोर करके रखते हो। ये ICAR NBPGR का है। क्रिप्टो प्रिजर्वेशन जो है ये न्यूएस्ट एप्लीकेशन ऑफ टेक्नोलॉजी होती है, जिसमें आप लो टेम्परेचर पे माने -196 डिग्री सेल्सियस इन लिक्विड नाइट्रोजन में आप स्टोर करके रखते हो गैमीट्स को, एम्ब्रियो को और टिश्यू को। दैट इज़ क्रिप्टो प्रिजर्वेशन। जैसे टाइगर के गैमीट्स अभी किए गए हैं। टिश्यू कल्चर होता है। देन कैप्टिव ब्रीडिंग होती है। ये तो हमको पता ही होता है कि हम क्या करते हैं कि अब हम मेंटेन तो कर ही रहे हैं, साथ ही साथ उनको ब्रीड भी करवा रहे हैं। जैसे वल्चर ब्रीडिंग सेंटर है हरियाणा में,